नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। सुप्रीम कोर्ट हमारा टिप्पणियां बहुत सख्त करता है, लेकिन जब फैसला लेने का टाइम आता है तो समझ में नहीं आता है ये सख्ती कहां चली जाती है। खैर, टिप्पणी की है, इतने के लिए भी आप खुश हो सकते हैं। मुद्दा बहुत बड़ा है और मुद्दा देश के साथ जुड़ा हुआ है, मुद्दा आपके साथ जुड़ा हुआ है, मुद्दा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मुद्दा इस बात से जुड़ा हुआ है कि इस देश में डेमोक्रेसी रहेगी या नहीं रहेगी। चुनाव को लेकर बहुत सारे तमाशे होते हैं। कहा जाता है चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आप फैसला कीजिए। आप जमीन पर हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। मेरा सवाल या हम लोगों का सवाल एक बहुत सिंपल सा होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है उसको कहा जाता है वो सरकारी संस्था नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, स्वायत्त बॉडी होती है। और इसीलिए चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं, इससे तय होता है कि चुनाव निष्पक्ष होगा कि नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा, बेहद जरूरी बात है। चुनाव आयुक्त जो चुने जाते हैं, जो वरिष्ठ चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं, उनके चुनाव के लिए एक प्रोसेस थी और प्रोसेस ये थी कि उसमें प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, विपक्ष के नेता बैठते थे और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते थे। सरकार ने इस प्रोसेस को बदला और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के जगह सरकार का ही एक मंत्री बैठने लगा। अब आप कंडीशन देखिए, दो मंत्री सरकार के बैठे हैं और एक विपक्ष का नेता बैठा है, यानी 2-1 का वोट तय है। अब प्रधानमंत्री अगर किसी को कह देंगे कि XYZ में से Z को हमको बनाना है और विपक्ष का नेता कह देगा हम इस पर सहमत नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा? जो सरकार का मंत्री होगा वो कह देगा कि प्रधानमंत्री जी जिसको कह रहे हैं उसी को बनाना है। विपक्ष के नेता का वहां होना सिर्फ फैशन की बात रह गई है, सिर्फ दिखावे की बात रह गई है। सब कुछ सरकार तय कर रही है। अब सरकार अगर तय करेगी कि चुनाव आयुक्त कौन होगा, तो उसी को तय करेगी जिससे उसका फायदा होगा। और ऐसा आदमी जिसको सरकार ने चुना है वो सरकार के लिए काम करेगा, इसकी काफी संभावना है। और इसीलिए लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठते रहे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। एक याचिका दाखिल हुई थी, ADR था, और एक कांग्रेस के बंदे थे, उन्होंने इस पर बाकायदा याचिका दाखिल की हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन मामला खिंचता चला जा रहा है, जैसा हर केस में हो रहा है कि फैसला आते आते 2-4 चुनाव हो जाते हैं, फैसला पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा और क्या आएगा। इसी की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति होती है उसके प्रोसेस को लेकर सुनवाई चल रही थी और उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही फैसला लेना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को रखकर आजादी का या फिर डेमोक्रेसी का दिखावा करने की क्या जरूरत है। कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी पेश हुए हैं सरकार की तरफ से, उनसे पूछा गया कि अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुनता है और दोनों में मतभेद होता है, तो क्या तीसरा नेता जो सरकार का मंत्री है वो विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा? अटॉर्नी जनरल ने माना कि शायद ऐसा नहीं होगा, शायद नहीं, पक्का ऐसा नहीं होगा। सरकार का मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अमित शाह जी बैठे थे पिछली बार। अमित शाह जी चुनाव के संबंध में, CEC के चुनाव के संबंध में प्रधानमंत्री से अलग कोई राय नहीं रखेंगे, बल्कि ज्यादा उम्मीद यही है कि वो चुनकर ले आएंगे और प्रधानमंत्री वही नाम रखेंगे। तो कोर्ट ने कहा कि सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है, एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल कर रही है, यानी सरकार कंट्रोल कर रही है। ऐसे में विपक्ष के नेता को वहां बिठाते ही क्यों है? मामला सारा का सारा दिखावटी हो जाता है। ये जो याचिका है इसमें सवाल पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने, कोई सिंगल जज का फैसला नहीं था, 5 जजों वाली बेंच ने यह कहा था कि CEC और EC की नियुक्ति तय करने वाली 3 लोगों की कमेटी में प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए। इस बात को मानने की जगह सरकार ने एक कानून बनाया और कमेटी में चीफ जस्टिस की जगह प्रधानमंत्री जिसको नॉमिनेट करेंगे ऐसे एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया। अब इसी कानून को कांग्रेस की नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR सहित कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है और उनका कहना है कि चयन समिति से ये जो चुनने के लिए, CJI को चुनने के लिए जो कमेटी बनती है उसमें से CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना जो है वो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करता है। देखिए, सारा मामला ये है कि इलेक्शन के बाद 5 साल तक सरकार अपने मन से काम करती है।
लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो स्वायत्त होती हैं। अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बनेंगे इसको लेकर एक मीटिंग हुई। अब ये पुराने नियम के हिसाब से है तो उसमें सीजेआई साहब भी बैठते हैं, उसमें विपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी भी बैठे और उसमें प्रधानमंत्री भी बैठे। अब 60 लोगों में से सिलेक्शन किया जाना था। इन 60 लोगों की जो 360 डिग्री रिपोर्ट होती है और एपीएआर होती है, अपार कहते हैं सरकारी भाषा में उसको, 60 लोगों की एपीएआर रख दी गई राहुल गांधी के सामने कि लीजिए पढ़िए, और 1 घंटे में उसको पढ़ के फैसला करना था। यानी एक एपीएआर को पढ़ने में 1 मिनट का समय दिया गया। दरअसल 1 मिनट से भी कम समय दिया गया, क्योंकि इतनी सारी आप पढ़ेंगे, नोट्स लेंगे और उसके बाद कंपेयर करके आप फैसला लेंगे। तो 60 एपीएआर को पढ़ने के लिए 1 घंटे का मौका नेता विपक्ष को दिया गया। सीधी सी बात है कि ये लोग चाहते ही नहीं थे कि नेता विपक्ष उसको पढ़ें, वरना बहुत आसान काम था कि वो लगातार मांग रहे थे। कुछ दिन पहले, 10 दिन 1 हफ्ते पहले उनके पास सारी एपीएआर और 360 डिग्री रिपोर्ट पहुंचा दी जाती। वो बैठ के आराम से देख लेते, कंपेयर कर लेते और कंपेयर करने के बाद 1 या 2 नाम निकालते, कहते इन दोनों में से किसी को लिया जा सकता है, या 1 नाम निकालते और कहते कि इनको लिया जा सकता है। नतीजा क्या हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि नेता विपक्ष जो है वो रबर स्टैंप नहीं है। रबर स्टैंप आपके मंत्री हैं, जिनके विभागों का फैसला भाषण देते देते नरेंद्र मोदी जी कर देते हैं और फिर ठप्पा लग जाता है, रबर स्टैंप लग जाता है। अक्सर कहा जाता है कि राष्ट्रपति इस तरह के लोकतंत्र में रबर स्टैंप होते हैं, क्योंकि संसद जो फैसला लेती है, मंत्रिमंडल जो फैसला लेता है, उस पर राष्ट्रपति को अपनी मुहर लगानी पड़ती है, बहुमत के तहत उनको काम करना पड़ता है। लेकिन नेता विपक्ष तो रबर स्टैंप नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री जी जो कहें उसके सामने वो हां कर दे। अगर यही करना है तो फिर नेता विपक्ष क्या, फिर तो उनकी पार्टी का नेता हो गया। और फिर हुआ क्या कि जो पहले से सीबीआई के डायरेक्टर साहब थे, उन्हीं का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, किसी नए को नहीं चुना गया। सीईसी के मामले पर भी आप देखते हैं नेता विपक्ष डिसेंट नोट लगाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो 2 लोग बैठते हैं वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार बैठे, और उनके साथ बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। जाहिर है दोनों लोग एक ही पार्टी के हैं, एक तरह से सोचने वाले हैं, तो जिनको वो चाहते थे उनको बड़े आराम से सीईसी बना दिया गया। अब ये कह सकते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जो सीईसी बन गया वो ईमानदारी से काम करेगा। तो मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। 5 जजों की कमेटी ने एक फैसला दिया कि जो सीईसी और ईसी चुना जाएगा उसके लिए प्रधानमंत्री बैठेंगे, नेता विपक्ष बैठेगा और साथ में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बैठेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को हटाकर उनकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर को बिठाने का कानून क्यों बनाया गया? कौन सा आसमान टूट पड़ता अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वहां बैठते? इस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका के सबसे सीनियर जज साहब पर क्या प्रधानमंत्री महोदय को भरोसा नहीं है? क्या वो किसी ऐसे आदमी को सीईसी चुनते जो देश हित में काम नहीं करता? और सीधी सी बात है कि जब आप अपनी पसंद का सीईसी चुनना चाहते हैं तो यह आरोप क्यों नहीं लगेगा कि आप चुनाव में गड़बड़ी करवाना चाहते हैं अपने पक्ष में? आप चुनाव ऐसे करवाना चाहते हैं कि मामला आपके पक्ष में तय हो। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो जवाब दे दीजिए इस बात का कि 5 जजों की टीम ने, 5 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था, उस फैसले को पलटने के लिए आपने कानून क्यों बनाया? यह सवाल तो पीएम साहब से। दूसरा सवाल हमारी सुप्रीम कोर्ट से। क्या हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता है कि निष्पक्ष चुनाव किसी भी देश में लोकतंत्र की गारंटी है? वरना तो तानाशाह भी चुनाव करवाते हैं। अभी नॉर्थ कोरिया से आया कि 97.6% या 99 पॉइंट पता नहीं कितना % लोगों ने वोट दिया, जो वहां के किम जोंग हैं उनके पक्ष में। 99 और 97 मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, इतने % लोगों ने वोट दिया। किसी ने यह भी नहीं पूछा कि उनके खिलाफ कौन चुनाव में लड़ा था। असल में वहां पर वही जो वोट नहीं दे पाता है, बहुत ज्यादा बीमार होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है, वही वोट तक नहीं आता। बाकी जितने लोग आते हैं उनका एक ही काम होता है कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं उनके पक्ष में वोट दे दो। तो चुनाव तो वहां भी होता है, चुनाव रशिया में भी होता है, चुनाव चाइना में भी होता है, चुनाव तो हर तानाशाही में होता है। लेकिन लोकतंत्र की खूबी यह है कि चुनाव निष्पक्ष होता है और चुनाव से सरकारें बदलती हैं। इसीलिए आपको टीएन सेशन की याद आती है, लिंगदोह की याद आती है। ये ऐसे चुनाव आयुक्त थे
जिन्होंने चुनाव के अंदर के करप्शन खत्म किए और पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव कराया, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे। और आज हमारे चुनाव आयुक्त लोग जो पिछले वाले थे वो शायरी सुनाते हैं। इस बार वाले एक बार आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबने देखा कि कहां खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। विपक्ष के ऊपर हमला करते हैं और चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे शक होता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे। अब ये शक अगर दूर नहीं होगा तो लोकतंत्र पर एक सवाल हमेशा रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट जहां यह मामला इतने दिनों से टिका हुआ है, इस पर कोई तुरंत फैसला क्यों नहीं लेता है? क्यों नहीं महीने भर लगातार इस पे कार्रवाई होती है और अर्जेंट फैसला लिया जाता है ये मान के कि ये एक अर्जेंट इशू है? जैसे एसआईआर पर डेट पड़ती रहती है, डेट पर डेट पड़ती रहती है। बिहार चुनाव बीत जाता है, बंगाल चुनाव बीत जाता है, 27 लाख लोगों का नाम कटता है जिनको वोट देने की लिस्ट में होना चाहिए, और कह दिया जाता है कि अगली बार वोट दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट जो हमारे यहां की सुप्रीम अथॉरिटी है न्याय के मामले में, आखिर इस तरह के मुद्दों पर तेजी से फैसले क्यों नहीं लेता है? बहुत सारे मुद्दे किनारे किए जा सकते हैं, ये मुद्दे तुरंत के हैं, इन पर तुरंत फैसला क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास होता है कि उसके फैसला न लेने से, केस के टलते जाने से देश के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो सकता है? इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि टिप्पणियां तो बहुत सख्त आती हैं, फैसले या तो आते नहीं हैं, और आते हैं तो कैसे आते हैं बताने की जरूरत नहीं है। आप सोचिएगा कि चुनाव आयुक्त का चुनाव जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री मिलकर कर रहे हैं, तो फिर चुनाव आयुक्त के निष्पक्ष होने के बारे में क्या कहा जाए? बताइएगा जो आपको लगे कमेंट में। जो मुझे लगा मैंने अपनी बात में बताया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।